गुल साहब, मजमूई तौर पे देखा जाए बीजेपी के लिए या बिलखुसूस नरेंद्र मोदी के लिए ये इंतखाब किस हद तक अहमियत का हामिल है, और अगर यहां से शिकस्त हो जाती है तो उसके नतायज बीजेपी के लिए क्या रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये उनके लिए डू और डाई का मामला है और उसकी वजह यह है कि जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत जो है वो लाखों लोगों की सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म कर दी गई और उनको जो है बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। तो बिहार के अंदर उनके खिलाफ एक बहुत नेगेटिविटी जो थी वो मौजूद थी और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का भी जो मकसद था, उसके पीछे बिहार के इलेक्शंस के अंदर अपनी साख को मजबूत करना था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो अंदरूने खाना पॉलिसी थी, वो हर जगह से जो है वो उसके ऊपर उसको हजीमत उठानी पड़ रही थी। हम्म। एक तरफ जो है वो सिख जो थे वो सरापा एहतजाज थे, तो दूसरी तरफ किसान मूवमेंट जो है वो अपने अरूज पे थी, जिसको जो है ट्रांसपोर्टर यूनियन और दीगर यूनियंस की जो है वो मदद थी और वो तकरीबन 1 साल तक ये स्कर्मिशेस जो थे वो जारी रहे। और आपको पता है कि फिर लाल किले दिल्ली के ऊपर जो है वो खालिस्तान का परचम जो है वो लहराया गया। इस सारे के अंदर जो है तकरीबन 900 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ये मामलात अपनी जगह, दूसरी जानिब जो है वो किसानों की खुदकुशियां हैं, जिसके अंदर 22 किसान फी यौमिया जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं और ये ऐसा इंटरनेशनल इदारों का कहना है। तीसरी जानिब जो है वो आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो उनके ट्रेड टैरिफ है वो जिस तरीके से बढ़ाया गया और जो भारत की इंडस्ट्री जिसका ज्यादातर इन्हसार जो है वो अमेरिकी जो मंडी के ऊपर था, उसको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा। 283 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ और सिर्फ आईटी का ट्रेड है, जिसके ऊपर जाहिर है मुश्किलात का शिकार हुए। अब नरेंद्र मोदी की जो है वो बैरूनी पॉलिसियों को देख लें तो बांग्लादेश के अंदर जो है वो बिल्कुल जो उनकी मंजूर नजर थी, उनको तो वहां लोगों ने निकाल बाहर किया और शेख हसीना जो थी उनको जो है वो वापस अगरतला से शुरू होने वाली साजिश जो थी वो अगरतला के ऊपर आके जारू की। और वहां जो टोटल आइसोलेशन, जिसके अंदर मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और उनकी जो पॉलिटिकल आइसोलेशन थी वो सामने आई। फिर इसी तरीके से श्रीलंका में भी जो है हिंदुस्तान को जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है। चीन के साथ उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर और लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो आप देख लीजिए कि जो चाइना के साथ लद्दाख पे जो है वो उनको बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है। और फिर अभी जो लद्दाख के अंदर जिस तरीके से वहां अवाम का जो समुंदर है वो बाहर खड़ा हुआ और एक मामला अभी तक जो है वो टला नहीं है और बीजेपी के दफ्तर को जो कि वहां दारुल खिलाफा में मौजूद है उसको जो है वो टारगेट किया गया। और वांगचू साहब जो थे वो उसके अंदर आपको मालूम है वो एक वर्ल्ड रिनाउंड लो आदमी है और उनके हवाले से जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो मंफी रुझानात रखती है। ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये जेन जी जो थी वो वहां सरापा एहतजाज पाई, पाकिस्तान के साथ बहुत ही बुरी तरीके से मार खाई और तो खुद पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भारत शिकार हुआ। हद ये हो गई कि भारत के वजीर आजम जो थे वो जबरदस्ती जो है वो आपने देखा कि चाइना के जब दौरे पे गए तो सदर पुतिन की गाड़ी के ऊपर जाके जाके बैठ गए और फिर उनको परेड के ऊपर भी नहीं बुलाया गया। फिर यूनाइटेड नेशन भी जाने से कतराते रहे कि कहीं उनसे कोई सवाल ना पूछा अच्छा, जाए। अब्दुल्ला फिर हमीद गुल डोनाल्ड साहब, ये ट्रंप साहब जो थे बताइए वो कि अगर तकरीबन अगर बिहार के इलेक्शन को करीबी नजर से देखें, उसमें 64% का टर्नआउट आना, क्या ये बीजेपी जो इसे अपनी खुदगुमाजी के अंदर ये बात कर रही है कि ये हमारी वजह से हुआ, वो हकायक दुरुस्त हैं, या ऑपोजिशन जो कह रही है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है वो हकायक दुरुस्त हैं, या फिर इसका तीसरा पहलू कि अवाम में आगही ज्यादा फैल चुकी है और उन्हें यह लगता है कि इससे हमारा सिस्टम बदलेगा, ये मामला दुरुस्त है? जी, मेरे ख्याल में जो ज़ाहिर है अवाम के पास तो या ऑपोज़िशन या हुकूमत की चॉइस होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, यकीनन वो अवाम के अंदर एक बहुत बड़ी तशवीश पैदा कर रही हैं। गो के गोदी मीडिया जो है, वो झूठ से काम लेता है, लेकिन इस सब के बावजूद रिश्वत का और जो सरकारी ज़राए का इस्तेमाल और लोगों को पैसा खिलाने का इस्तेमाल जो है, उसको भी जो है वो रिपोर्ट किया गया है। और माज़ी में भी आपको मालूम है कि जो
जिस तरीके से मेहरबानियां रही टाटा, बिरला, अंबानी और जो दीगर के ऊपर, अडानी के ऊपर, वो भी हमें मालूम है। और अब ये तो बात मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जराए भी इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि अवाम के अंदर जो है, क्योंकि बीजेपी भारत के अंदर एक राइट विंग समझा जाता है और वहां इंतहा पसंदी को जो है फरोग दिया गया है, वहां जो है सेकुलर और लिबरल इंडिया का कत्ल किया गया है, और वहां जो है एक हिंदुत्व के माइंडसेट को जो है प्रमोट किया गया है, जिससे वहां तमाम अकलियतें जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू हो गई हैं। और हद यह है कि हिंदुइज्म के अंदर भी जो उनकी निचली जात के लोग हैं, जिनको वो समझते हैं निचली जात के, हम तो मुसलमान सबको बराबर समझते हैं, लेकिन वो इसके अंदर जात पात में यकीन करते हैं। भारत जो है वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और फाइनेंशियल आइसोलेशन का पूरी दुनिया में इस टाइम पे शिकार हुआ है। इसलिए जो बीजेपी ये कह रही है कि जी ये हमारी फतह है, वो इस वजह से क्योंकि बीजेपी को जो नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, वो तो उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई दो पार्टियों के साथ, बुनियादी तौर पे बड़ी पार्टियों के साथ मिलके, और उसके अंदर भी आपको मालूम है कि दोनों की जो थिंकिंग है वो पोल्स अपार्ट है। दूसरी जानिब जो है वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत हम जो है वो अक्सरियत हासिल कर लें, और अक्सरियत हासिल करके जो हमारे मजमूम इरादे हैं, जो कि हम भारत के हवाले से देख रहे हैं, जो कि हम खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम को जो है फरोग देना चाहते हैं, जो दुनिया के अंदर जो है हम एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म चाहते हैं, उसके ऊपर हमें खुली छूट मिल जाए, और हम जो है दुनिया की सो कॉल्ड जो बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहलाते हैं, ये अलग बात है कि वो कश्मीर के ऊपर राइट ऑफ वोट देने के लिए तैयार नहीं है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी जेल बना के रख दिया। आज ये आलम है कि आसाम राइफल जो कि एक बड़ी मशहूर जमाना उनकी रेजिमेंट है, वो उसके लोग सरापा एहतजाज हैं, वर्दियों के अंदर एहतजाज जारी हैं, उसकी फौज जो है वो बगावत के ऊपर तुल गई है, उसके कई जर्नैल जो हैं उनको, जनरल राणा को, जनरल धारकर को, दीगर लोगों को, उनको जो है वो पकड़ के अंदर बंद किया हुआ है, उनके ट्रायल जो है वो सामने नहीं आ रहे। फिर इसी तरीके से जो है वो जिस तरीके से उनकी बदनाम जमाना रॉ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पकड़ी गई है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो कतर हो, वो अमेरिका के अंदर जो है बाकायदा अदालत कहती है कि अमित शाह जो कि नायब हैं इस टाइम पे बीजेपी के अंदर, और अमित शाह के जो ट्रेसेस हैं वो गुरपतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल के जो प्लॉट था मुबैना, उसके अंदर जो है उनको जो है वो उनका नाम लिया जा रहा है। ये तमाम बातें जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरी हैं। और खास तौर पे अब्दुल्ला साहब ये बुनियाद बताइए कि बुनियाद का आपने तज़किरा किया, उसमें शिकस्त के बाद हजीमत मिटाने की कोशिशें बारहा मौक़ों के ऊपर की जाती रही हैं, उसका प्लॉट बनाया जाता रहा, लेकिन इस इलेक्शन के नताइज अगर हक में निकलते हैं बीजेपी के तो फिर कितनी शांति हो सकती है, और अगर मुखालिफ निकलते हैं तो फिर इससे तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है? दोनों सूरतों में जो है वो ऑपरेशन तो वो करेंगे, मानेंगे नहीं। आप देख लीजिए कि सिंदूर 1 को उन्होंने कहा कि वो अभी जारी है, सिंदूर 2 उन्होंने अफगानिस्तान के जरिए लॉन्च करवाया, गो के उसमें भी उनको हजीमत उठानी पड़ी, बेइज्जती हुई उनकी। इसी तरीके से जो उनका आप देखें कि ऑपरेशन महादेव उन्होंने शुरू किया, जो दहशतगर्दी से रिलेटेड था, जहां $10 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर किराए के कातिल हासिल किए और पाकिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की। और उसके बाद फिर जो ऑपरेशन त्रिशूल है, जिसके अंदर त्रिशूल का मतलब यह है कि 3 फोर्सेस जो यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जरिए आर्मी को मार पड़ी पाकिस्तान की जानिब से, एयरफोर्स को जलील हो गए वो, और अब जो उनकी नेवी रह गई है जिसके ऊपर बड़ा फखरिया नरेंद्र मोदी जा रहा है आईएनएस विक्रांत के ऊपर, और इसी तरीके से हर 40 दिन के बाद एक वॉरशिप जो है वो ऐड कर रहे हैं अपनी नेवी में, और सन 2035 तक वो ये कहते हैं कि हम जो है वो 200 वॉरशिप्स जो है वो करेंगे। इसी असना के अंदर उन्होंने नेवल एक्सरसाइजेज की, और एन उस वक्त की जब पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवल एक्सरसाइजेज कर रहा था। तो उनका एक ये ख्वाब है जो कि बिहार इलेक्शन में अगर उनको कामयाबी होती है तो भी, और अगर नाकामी होती है तो फिर तो हर सूरत वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। अभी आपको याद है कि 10 दिन कबल जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान पर आपने हमला नहीं करना। इसका मतलब है कि भारत जो है वो तैयारी पकड़ रहा है, और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार बन चुका है।